This is going to be very interesting. Also, we need to find out हमारे correspondents भी, this is perhaps the first time कि हमारे अपने correspondents जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं to cover the elections. Let's talk to them. हमारे नुमाइंदा खुसूसी वहाँ मौजूद हैं. एजाज, we have been following your coverage since yesterday. बताइएगा अभी आप कहाँ मौजूद हैं, क्या माहौल है, what are the timing for polling? टाइमिंग्स तो खैर हमने बता दी हैं. अच्छा, आप पहले सुबह 7:30 से 4 बजे तक. 4 बजे तक. एजाज बताएं और फिर आप पहले तो माहौल बता दें और फिर हम आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी होते रहते हैं इलेक्शंस, हम एक कंपैरिजन भी चाहेंगे एक माहौल का. जी बहुत शुक्रिया हुमा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कंपैरिजन का. पहली बात तो ये कि ढाका में बड़ा गैर मामूली इलेक्शन है और गैर मामूली माहौल है. लोग बड़े एंथुसियास्टिक हैं क्योंकि ढाका में और पूरे बांग्लादेश में जो आखिरी इंतखाबात हुए साल 2009 में, फिर साल 2013 में, फिर साल 2018 में और साल 2024 में 2024 में, तो उन इंतखाबात तमाम के ऊपर एक सवालिया निशान था और रिगिंग के बड़े शदीद इल्जामात थे. और रिगिंग के इल्जामात आप देखिए इतने थे कि जब 2020 में 2024 में जुलाई की कैंपेन चली, मूवमेंट चली, तो उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनके गले में जूतों का हार डालकर उनको परेड कराया गया, सड़कों के ऊपर परेड कराया गया. इतना गुस्सा था लोगों में कि उनका जो मैंडेट है वो चोरी किया जाता था. तो ये सूरत हाल थी. अब लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस की बहाली के साथ साथ एक बात और भी अहम है कि जो शेख हसीना वाजिद है, जो कि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 20 साल मुसलसल एक हुक्मरानी करती रही, 15 साल मुसलसल और 5 साल उसके अलावा, तो 20 साल वो यहाँ पर हुक्मरान रही. वो भारत जा चुकी है. उनकी जमात यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सक रही या उसे करने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसकी जो रुकनीत है उसे मुअत्तल कर दिया गया है, जो उसकी रजिस्ट्रेशन है उसे मुअत्तल कर दिया गया है. एक बात तो ये ओवरऑल जो सारी जमातें हैं और अवाम पब्लिक एट लार्ज वो शेख हसीना और अवामी लीग से नाराज बड़े हैं. और शेख हसीना और अवामी लीग से नाराजगी के साथ साथ वो भारत से भी नाराज है क्योंकि भारत ने शेख हसीना को प्रोटेक्शन दी है, भारत के पास है वो. तो इसलिए यहाँ पर जो फिजा है तो इतनी अच्छी भारत के लिए भी नहीं है और शेख हसीना के लिए भी नहीं है. अब आ जाते हैं इलेक्शन के जो मेन कॉन्टेस्ट है उसके ऊपर. 12,77,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं और इन 12,77,000 रजिस्टर्ड वोटर्स में 45 लाख प्लस वोटर्स जो है वो नौजवानों को शामिल किए गए हैं. अगर मजमूई तौर पे 300 नशिस्तों के ऊपर इन 45 लाख वोटर्स को आप डिवाइड करें तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन जगहों पर कांटेदार मुकाबला है ये वोटर्स जो जनरेशन जी के हैं वो एक फर्क डाल सकते हैं. लेकिन अहम बात ये है कि ये जो जनरेशन जी जिसकी आपने बात की, नौजवानों की जो एक मूवमेंट थी, उस मूवमेंट ने बाद में एक पार्टी भी बना दी. उसे नेशनल सिटीजन पार्टी कहा जाता है. नाहीद इस्लाम उसके सरबराह हैं और ये जो नाहीद इस्लाम है और इनकी नेशनल सिटीजन पार्टी ये हमायत कर रही है जमात इस्लामी के डॉक्टर शफीकुर रहमान जो कि जमात इस्लामी को लीड कर रहे हैं और जमात इस्लामी का पूरा एक बैकग्राउंड है. नहीं तो नेशनल सिटीजन पार्टी बराह रास्त इंतखाबात में इनके उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, या फिर इनकी सीट एडजस्टमेंट है जमात इस्लामी के साथ, या उनके साथ ये इल्हाक कर चुके हैं, मतलब जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने जमात इस्लामी को सपोर्ट किया है. जमात इस्लामी की सरबराही में एक इत्तेहाद बना है जिसमें मुख्तलिफ जमातें, तकरीबन 11 के करीब जमातें हैं जमात इस्लामी के इत्तेहाद में. हर जमात की अपनी इंडिविजुअल एंटिटी मौजूद है, लेकिन उनके पास इतने उम्मीदवार नहीं है कि वो पूरे मुल्क में खड़े कर सके. वैसे जमात इस्लामी ने भी कमोबेश 224 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसने 288 नशिस्तों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं. 300 में से 299 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, एक पर इलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि उम्मीदवार एक नशिस्त पे वफात पा गया था. 273 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं. अगर पूरे मुल्क में कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 2000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं पूरे मुल्क में. तो ये यहाँ पर सूरत हाल है. गैर मामूली सिक्योरिटी है, लोग बड़ी तादाद में
लाइनें बना रहे हैं, कतारें। सुबह हम 7 बजे ही पहुंच गए आपसे थे। पूछा था पोलिंग स्टेशन माहौल के का ऊपर। क्या फर्क है जो आप हम जाहिर है अपने इलेक्शंस हमने कवर किए हैं, देखे हैं, इतने इलेक्शंस देख चुके हैं, आप भी कितने कवर कर चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फील अराउंड यू? एंड ऑल्सो जरा कंपैरिजन खवातीन के हवाले से भी बताइएगा कि खवातीन भी वहाँ आपको टर्न आउट वगैरह मिल रहा है? जी अगेन वो आपने सवाल मुझे रिपीट किया, बहुत ही अच्छा सवाल हुमा, आपका भी और हमारे दोस्त अब्दुल्ला का भी। देखिए कंपैरिजन जो सबसे बड़ा मुझे लगा ना, वो सबसे बड़ा कंपैरिजन ये है कि हमें इलेक्शन में जो बेशबहा इस्तेमाल था ना पैसों का, वो हमें नजर नहीं आया। 25 से 30 लाख रुपए पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने कि आप इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। और उसके लिए भी वोटर्स की शर्त है कि अगर आपके जो वोटर्स हैं वो 2.5 लाख से ज्यादा हैं तो तब आप 30 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, और अगर 2.5 लाख से कम है तो फिर आप इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने बाद में जो इलेक्शन का ऑडिट सिस्टम भी एक बनाया हुआ है कि 30 दिन के अंदर जितने भी इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं उन्हें लिख के तहरीर करके देना होगा कि उन्होंने कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए। टका है इनकी जो करेंसी, तो वो टका के एतबार से ये मैं बात कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर पैसा बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। पैसे का ज़ाहिर है इंतखाबात में अमल दखल होता है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में होता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जलसे हैं यहाँ पर, लेकिन उस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है। जो कारवान चलते हैं, गाड़ियों की रैलियाँ, मोटरसाइकिलों की रैलियाँ, वो नहीं है। लोग पैदल निकलते हैं, लोग कैंपेन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, झंडे उठाए होते हैं, बैनर्स उठाए होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते। आम यहाँ पर लोकल जो गाड़ियाँ हैं वो इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में तो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और लग्जरी गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, तो यहाँ पर वो नहीं है। दूसरी ख्वातीन के बारे में जो हुमा आपने बात की, देखिए ख्वातीन यहाँ पर मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं, बड़ी एक्टिव हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इलेक्शन के प्रोसेस में देखें तो गुज़िश्ता अगर 40 साल की सियासत देखें तो इस 40 साल की सियासत 2 ख्वातीन के गिर्द ही घूमती रही। एक तरफ खालदा ज़िया थी और दूसरी तरफ शेख हसीना। लेकिन ग्राउंड के ऊपर आप इलेक्शन कैंडिडेट की बात करें तो आप देखिए पूरे मुल्क में 2000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। अगर जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस की कैंडिडेट की बात करें, उनमें सिर्फ 83 कैंडिडेट्स हैं जो कि ख्वातीन है, यानी कि जो जनरल इलेक्शन है। इसके अलावा 50 जो रिजर्व सीटें हैं वो भी ख्वातीन के लिए हैं, यानी कि 300 तो वो मेंबर्स होंगे जो डायरेक्ट इनकी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब होंगे। लेकिन उन 300 के बाद 50 ख्वातीन रिजर्व सीटों के ऊपर भी हैं और 4 टेक्नोक्रेट्स हैं। तो जो 300 का इलेक्शन हो रहा है, जनरल इलेक्शन जो हो रहा है, उसमें जाती शमशोद जो कि इनकी पार्लियामेंट का नाम है, उसकी कंटेस्ट जनरल इलेक्शन के लिए सिर्फ 83 ख्वातीन है। तो ख्वातीन इलेक्शन लड़ने के एतबार से कम है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर काम करते हुए हमें दिखती हैं और बहुत ज्यादा उनकी प्रेजेंस है। अच्छा, कोई भी पार्टी आपने क्या एसेस किया इस पोजीशन में है कि सोली हुकूमत बना पाए? अगर हम इत्तेहाद की बात करें, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी का, जमात इस्लामी कह रहे हैं जी अपनी तारीख की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है, पता नहीं हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है नहीं आती है, या BNP और JI का इत्तेहाद का कोई इम्कान भी है कि कोई कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाए, या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी, या अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद करे तो वो किसके साथ हो सकता है? अल्टीमेटली क्या आपको सूरत बनती हुई नजर आती है इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन? देखिए अब्दुल्ला, ये तो पहले ही तय है कि अलायंसेस ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और अलायंस ही गवर्नमेंट बनाएगा। एक अलायंस जो है वो BNP हेड कर रही है और दूसरा अलायंस जमात इस्लामी हेड कर रही है। जमात इस्लामी को तकरीबन 11 जमातों की हिमायत हासिल है और 8 के करीब बड़ी अहम जमातें हैं जो कि BNP की भी हिमायत कर रही हैं। तो दोनों अलायंस ही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों आपस में मिल जाएं। यहाँ पर कोई कौमी हुकूमत की बात नहीं हो रही। इंटरिम गवर्नमेंट जो शेख हसीना के बाद बनी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की, वही कौमी हुकूमत है जिसके ऊपर सारी जमातों ने एतमाद भी किया, इलेक्शन के ऊपर पूरा एतमाद किया, इसीलिए रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर वो आए हैं सामने। तो जो तारिक रहमान है जो कि BNP के लीडर हैं, खालदा ज़िया के बेटे हैं, ज्यादा वक्त इन्होंने बाहर गुजारा, एग्जाइल में रहे। आपको पता है खालदा ज़िया खुद भी एग्जाइल में रही शेख हसीना के दौर में। और दूसरे लीडर हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के हैं।
और इनका पूरा बैकग्राउंड है। जमात इस्लामी के तकरीबन 5 लोगों को फांसियां दी गई, जेलों में रखा गया, इनको गद्दार करार दिया गया और इन 1971 में जो इन्होंने हमायत की थी उस वक्त जो मरकजी हुकूमत थी पाकिस्तान की, तो उसका जो जिसे यहाँ पर स्टिग्मा उसे कहते हैं, वो स्टिग्मा रहा। लेकिन अब जमात इस्लामी उससे अलग हो गई है और जमात इस्लामी ने अपने आप को एक मुतबादिल के तौर पे पेश किया। तो दोनों के दरमियान एक बड़ा फर्क हम देख रहे हैं और एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि क्लास डिवीजन भी कि वो जो गरीब आदमी है, पुअर आदमी है, ज्यादातर हम देख रहे हैं कि वहां से जमात इस्लामी की हमें आवाज आती है, बीएनपी की भी आवाज आती है, ये नहीं है। लेकिन जो मतमवल है और मिडिल क्लास है वो बीएनपी की बात करते हैं, वहां पे भी जमात इस्लामी है, ऐसा नहीं है। तो मिक्सचर है, क्लास सिस्टम हमें डोमिनेंट नजर आता है। बिल्कुल, हमें समझ आ गई आप एग्जैक्टली क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं। एजाज, ये भी बताइएगा कि आप पार्लियामेंट की तरफ भी गए, वो बिल्डिंग्स भी आपने देखी, उसमें भी हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन चाहते हैं, एक्सेस, सिक्योरिटी। हम ऑब्वियसली ये बड़ा पहली बार हो रहा है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो बांग्लादेश गए हुए हैं, इलेक्शन भी कवर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो हम वो एक सेंस जो है आपके थ्रू जानना चाह रहे हैं। हुमा, मुझे पहली दफा बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसका एक्सेस दिया गया। मैं बांग्लादेश की पार्लियामेंट के अंदर जियो न्यूज़ की टीम गई और फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे, मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स थे, पॉलिटिशियंस थे दुनिया के, उनके साथ हमें भी एक्सेस दिया गया। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी 3 रुकनी वफद था उसमें। तो हमने जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट देखी, हमें बड़ी खुशी भी हुई कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट का जो आर्किटेक्ट है बड़ा खूबसूरत है। ये पार्लियामेंट 1961-65 के दौरान अयूब खान के दौर में ये तामीर हुई थी। इनिशियली ये पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर था, बाद में इसे मशरक़ी पाकिस्तान की असम्बली भी करार दिया गया और फिर बाद में जो वाक़यात हुए 1971 के, उसके बाद ये 1972 में इनकी बाकायदा पार्लियामेंट बनी। 1970 के इलेक्शंस में, जो कि 1970 के इलेक्शन में अवामी लीग बनी थी, तो इसको इनकी पार्लियामेंट का दर्जा दिया गया और इसी से 1972 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका बांग्लादेश का, वही मंजूर किया गया। तो बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्ट है। अच्छा एजाज, और वैसे जनरली मतलब आप एक पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आप वहाँ इलेक्शंस कवर करने गए हुए हैं, आवाम से आपकी मुलाकात होती होगी। हाउ डू यू फील अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज? क्या आपकी क्या सेंस है? हुमा, full of love. They are so much loving. They welcome us. हमें खुशामदीद कहते हैं, हमसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, हमें कहते हैं कि वो पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तान के जो खाने उन्हें बड़े पसंद हैं, वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जो बड़ी बात है, मेरे ख्याल में जो ट्रैवल और टूरिज्म का बिजनेस है, पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो उस पर तवज्जो दें। वो जो बांग्लादेश के अंदर आम आदमी पाकिस्तान आना चाहता है, पाकिस्तान को देखना चाहता है, पाकिस्तानियों से मोहब्बत का इज़हार करता है, और हम भी जाना चाहते हैं डेफिनेटली। जी, जबरदस्त। हाँ, अच्छा दिस इज ऑल्सो चेंज इन द एनवायरनमेंट ना। एजाज, थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताते हैं, जिस तरह हमारा एक पार्लियामानी निज़ाम है, सूबे हैं, वहाँ पे डिविजन्स होते हैं, लेकिन डिविजन्स आर रन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, सो उनकी यहाँ वफाक ही है और वही तमाम निज़ाम चलाती है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। उनके यहाँ जो तकसीम है वो 8 डिफरेंट डिविजन्स इन्होंने बना दी गई है और फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी। हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मेयर होता है। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इनकी बड़ा रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी डिपेंड मरकज के ऊपर ही करता है फंडिंग वगैरह के लिए। सो मरकज इज मोर पावरफुल। बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर आपको ज़हमत देंगे एजाज, अभी हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है।